हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दिल्ली सल्तनत का पहला वंश जो है गुलाम वंश। ठीक है, इस गुलाम वंश को आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट वंश पढ़ेंगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो को देखना है, समझना है और पॉज करके अपने नोट्स बना लेने हैं। तो गुलाम वंश का जो शासन था वो कब से कब तक था? 1206 से 1290 ईस्वी तक। इसे कहते हैं स्लैब डायनेस्टी। इसमें 3 वंश आते हैं। कुतुबी वंश आता है, शमशी वंश और बलबनी वंश। कुतुबी वंश का जो संस्थापक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। जो शमशी वंश था उसका संस्थापक इल्तुमिश था। बलबनी वंश का संस्थापक बलबन था। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, जो गुलाम वंश का पहला क्या था, शासक था, जिसका शासनकाल कब से कब तक था? 1206 से 1210 ईस्वी तक था। जो गुलाम वंश था, मैंने आपको बताया था, सबसे ज़्यादा इसमें शासक थे 11 और 84 वर्ष का इसका शासनकाल था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी वो क्या थी? लाहौर थी। पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का जो पहला शासक था उसकी राजधानी कौन सी थी? लाहौर थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कौन कौन सी उपाधियाँ मिली हुई थी? ठीक है, लाख बख्श तो आप सबको पता होगा, ठीक है, लेकिन इसे और भी उपाधियाँ मिली हुई थी, जैसे पील बख्श। अब यहाँ पे जो पील है इसका मतलब होता है हाथी, और बख्श का यहाँ पे मतलब है सवारी करने वाला, क्योंकि हाथी पे बैठ के क्या करता था, जब जनता को देखने निकलता था तो हाथी पर बैठ के सवारी करता था। तो इसलिए कहा जाता है इनको पील बख्श। एक कहा जाता है इसको लाख बख्श। ठीक है, लाख मतलब होता है पैसा और यहाँ पे बख्श का मतलब है दान करने वाला। तो लाख बख्श का मतलब होता है पैसा दान करने वाला। एक इसका नाम था कुरान ख्वां, मतलब गाने वाला। ख्वान का मतलब क्या होता है? गाने वाला। एक इसका नाम था हातिम दित्या, इसको उपाधि मिली हुई थी हातिम दित्या की। मालिक किसको उपाधि मिली थी? वो सिपह सरार की। ये सभी से उपाधि मिली थी, अच्छी तरह से आपको इन्हें याद कर लेने हैं। यह दिल्ली सल्तनत का संस्थापक है, वास्तविक नहीं है, याद रखना है आपको। यह दिल्ली सल्तनत का सिर्फ संस्थापक है, वास्तविक की बात आती है तो वो इल्तुमिश है। और जो गुलाम वंश है, यह मामलुक, गुलाम वंश को आपको पता है मामलुक वंश भी कहते हैं। तो कहा जाता है यह मामलुक दास वंश का संस्थापक है। यह गोरी का दास था। कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है मोहम्मद गोरी ने खरीदा था, इसलिए कहा जाता है गोरी का दास था, गुलाम था। गोरी की मृत्यु के बाद नसूरुद्दीन कुवाचा, ताजुद्दीन एल्दोज, ऐबक, जो कुतुबुद्दीन ऐबक, वो गोरी के 3 दावेदार हुए। गोरी के कहा जाता है 3 खास थे। ठीक है, एक तीन खास गुलाम थे, नसीरुद्दीन कुवाचा और एल्दोज और कुतुबुद्दीन ऐबक। इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गोरी का सबसे खास था। गोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसको दिल्ली का, कुवाचा जो था उसको सिंध को, एल्दोज को गजनी का जो है शासन मिला। ठीक है, आगे जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक ने अब क्या किया, उसने अपनी बहन का विवाह कुवाचा के साथ कर दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो दरबारी इतिहासकार था एक हसन निज़ामी था। पूछा जाता है, देखिए इंपॉर्टेंट भी लिखा है इसलिए मैंने यहाँ पे, ठीक है। उसका इतिहास का जो है हसन निज़ामी था, इसने ताजुल मासिर लिखा। तो हसन निज़ामी ने क्या लिखा है? ताजुल मासिर। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई थी। पूछा जाता है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद किसने बनाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, दिल्ली में। और ये क्या है? एक मस्जिद है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का चौपड़ा भी बनाया, ये भी एक मस्जिद है। अजमेर का है, राजस्थान का एक जिला है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण दिल्ली में कराया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे होती है? तो 1210 ईस्वी में घोड़े से गिरकर पोलो खेलते समय हुई थी। कहाँ पे हुई थी? दिल्ली में। कुछ बातें ये आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। अब इसने कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। आपको पता है कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, वो पूरा से इल्तुमिश ने कराया था। लेकिन आप अच्छी तरह समझिए कुतुब मीनार का इतिहास के बारे में। किसने बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण करवाया। जब इसने निर्माण करवाया तो उस पर 2 फ्लोर थे सिर्फ। फिर इल्तुमिश ने क्या करा, कुतुबुद्दीन ऐबक की जब मृत्यु हो गई तो इल्तुमिश ने इस पर 2 फ्लोर और बनवा दिए। तो टोटल कितने फ्लोर हो गए? 4 फ्लोर हो गए। और जो कुतुब मीनार का जो निर्माण था वो 1199 में शुरू हुआ गया था। फिर इल्तुमिश के बाद क्या हुआ? फिरोज तुगलक के समय में क्या हुआ, जो 4था फ्लोर था वो क्या हुआ, वो गिर गया। तो इसने, फिरोज तुगलक ने क्या किया, जो 4th फ्लोर था इसका दोबारा से निर्माण करवाया और इसने 1 फ्लोर उसमें और जोड़ दिया। तो अब टोटल कितने हो गए? 5 फ्लोर। तो वर्तमान में कही तो कुतुब मीनार में कितने फ्लोर है? तो आपको कहना है 5 फ्लोर है। अलाउद्दीन खिलजी ने इसके आंगन, आंगन को कहते हैं मकसूरा, तो उसका निर्माण करवाया था दोबारा से। और स्मिथ, स्मिथ क्या है? इतिहासकार है, उसने मेन गेट का भव्य बनवाया। तो इन सब का योगदान है कुतुब मीनार के निर्माण में। ख्वाजा बख्तियार काकी की याद में बनवाई गई थी कुतुब मीनार। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु है 1210 में हो गई, घोड़े से गिरकर पोलो खेलते समय। अब 1210 में क्या होता है? आराम शाह आता है। ठीक है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है पुत्र है। तो आराम शाह जो है 1210 में आता है। केवल 8 महीने का इसका क्या था? शासन था।
जो कुतुबुद्दीन ऐबक की अकस्मात मृत्यु के बाद तुर्की अमीरों ने क्या कहा, आराम शाह को सुल्तान बनाया। फिर जब आराम शाह जो है एक सुल्तान बन जाता है तो ये सिर्फ ये जो है अयोग्य शासक होता है, तो वहाँ की जो दिल्ली की जनता है वो इल्तुमिश को कहती है सुल्तान बनने के लिए। तो एक युद्ध होता है दिल्ली के पास जिसे कहते हैं जुद का युद्ध, और ये 1210 में होता है किसके बीच, आराम शाह और इल्तुमिश के बीच, जिसमें जो आराम शाह है वो तो हार जाता है, इल्तुमिश क्या होता है, विजयी। इल्तुमिश विजयी होता है, इल्तुमिश आता है। 1211 से 1236 ईस्वी तक इल्तुमिश का शासन रहता है। यह क्या था, अब इल्तुमिश जो है अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुमिश को खरीदा था। सबसे पहले तो मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा था, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक क्या हुआ, मोहम्मद गोरी का दास हुआ। अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुमिश को खरीदा, तो इल्तुमिश किसका दास हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक का। इसी कारण इल्तुमिश को कहते हैं गुलामों का गुलाम, ठीक है। क्वेश्चन एक बार पीसीएस में आया हुआ है कि गुलामों का गुलाम किसे कहते हैं। अधिकतर बच्चे लगाते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन नहीं, इल्तुमिश, क्योंकि गुलाम का गुलाम, गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक है, उसका गुलाम कौन है, इल्तुमिश। इल्तुमिश का अर्थ क्या होता है, साम्राज्य का स्वामी। ये इतवरी या इलबरी जाति का तुर्क था और ये शमशी वंश का था, और इसे जो उपाधि मिली थी वो सुल्तान आजम की मिली थी, गुलामों का गुलाम, मकबरों का पिता, क्योंकि इसने मकबरे बनाए थे काफ़ी। इसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। अब देखिए दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, तो इल्तुमिश ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसको बनाया था राजधानी, राहुल को। आरपी त्रिपाठी ने इल्तुमिश को दिल्ली का वास्तविक संस्थापक है। पूछा जाता है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, तो कौन है, इल्तुमिश। क्योंकि इसने दिल्ली में, क्यों कहा जाता है वास्तविक संस्थापक, क्योंकि इसने दिल्ली में इक्ता व्यवस्था शुरू करी, सैन्य व्यवस्था शुरू करी और मुद्रा व्यवस्था शुरू करी। हम बाद में अभी तीनों व्यवस्थाएं पढ़ेंगे, इसीलिए इसको कहा जाता है दिल्ली का वास्तविक संस्थापक। चलिए देखते हैं इक्ता व्यवस्था। इक्ता क्या है, ये एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है भूमि। निजामुल मुल्क अली तुर्की पुस्तक एक सियासतनामा, उसमें इक्ता व्यवस्था का वर्णन है। प्रशासनिक व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए और सामंती व्यवस्था को समाप्त करने के लिए इल्तुमिश ने इक्ता व्यवस्था शुरू की थी। आ जाती है मुद्रा व्यवस्था। तो इल्तुमिश क्या था, मान मुद्रा विशेषक था। उसने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए, इंपॉर्टेंट है ये। उसने एक टंका और जीतर का सिक्का जारी किया था। जो टंका था वो चांदी का सिक्का था और जीतर क्या था, तांबे का सिक्का था। अब क्या होता है, हमने सुना है तराइन के दो युद्ध 1191 में और 1192 में। 1191 में क्या होता है, मोहम्मद गोरी और पृथ्वी चौहान के बीच होता है, जिसमें पृथ्वी चौहान जीत जाता है। एक तराइन का द्वितीय युद्ध होता है 1192 में, जिसमें मोहम्मद गोरी जीत जाता है, पृथ्वी चौहान हार जाता है। लेकिन तराइन का एक तृतीय युद्ध भी है, 1216 ईस्वी में हुआ था, जो वो किसके बीच होता है, इल्तुमिश और अल्तोज के बीच। इसमें इल्तुमिश विजय होता है, अल्तोज हार जाता है, उसको कहते हैं तराइन का तृतीय युद्ध। चंगेज खां का नाम था तैमूरचिन। पूछा गया एक बार क्वेश्चन में यूपीएससी में कि तैमूरचिन किसका नाम था, मूल नाम, तो चंगेज खान का था। अब क्या होता है, 1221 में आक्रमण किया चंगेज खान ने दिल्ली पर। सिर्फ आक्रमण किया, मतलब संभावना थी कि वो आक्रमण कर सकता है, लेकिन इल्तुमिश ने यहाँ पे चालाकी की, ठीक है। इल्तुमिश ने क्या किया, पहले थोड़ा सा ये देख लीजिए, इसने ईरान पे आक्रमण किया, ठीक है। उस समय जो ईरान का शासक था वो था ख्वारिज़्म शाह। तो चंगेज खान ने ख्वारिज़्म शाह को क्या किया, पराजित कर दिया। ख्वारिज़्म शाह का पुत्र था उस समय जलालुद्दीन भगवन्नी, ठीक है। इसका दूत था आइन मुल्क। याद रख लीजिए, क्वेश्चन जैसे बन सकता है तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। तो इल्तुमिश दिल्ली सल्तनत का क्या था, पहला वैध शासक था। वैध मतलब वास्तविक संस्थापक था। और इल्तुमिश को जो है खिलियत मिली है बगदाद खलीफा की तरफ से 1229 में, ठीक है। बगदाद खलीफा कौन था, अल मुतसिर विला, उससे इसको खिलियत मिली। अब जो मेन है वो है इल्तुमिश के निर्माण कार्य। इल्तुमिश ने क्या क्या कार्य किए, तो दिल्ली में इसने कुतुब मीनार का क्या बनाया था, तीसरा और चौथा फ्लोर, क्योंकि पहला और दूसरा तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, ठीक है। तो कुतुब मीनार का तीसरा और जो फोर्थ है वो फ्लोर बनवाया। दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था के लिए पहला मदरसा इसने ही बनाया था। और दिल्ली में अपने पुत्र नसरुद्दीन क्या जो है मकबरा बनाया, सुल्तानगढ़ी का मकबरा। जोधपुर की बात करें तो अतरिकिन दरवाजे का निर्माण कराया। बदायूं में इसने जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। इल्तुमिश ने, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, पूछा जाता है। इल्तुमिश ने दास विभाग बनाया। तुर्कान चहलगामी, गुलाम 40 भी कहते हैं जिसको, इसमें 40 सरदारों का एक ग्रुप था, ठीक है। तुर्कान चहलगामी है, गुलाम 40। तो यहाँ पे इल्तुमिश का हो जाता है ख़त्म। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो होता है रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज की बात करें तो 1236 में शुरू होता है इसका। अब नाम से पता चल रहा है, याद रख लेना, फिरोज नाम मतलब सुंदर होगा। तो ये सुंदरता, सुशीलता, बहुत सरलता, उदारता। अब जो सुंदर है, सुशील है, जाहिर सी बात है वो शासक कैसे हो सकता है। रुकनुद्दीन फिरोज की माता शाह तुर्कान थी, काफ़ी दान करती थी। कहा जाता था कि जनता में हाथियों पर चढ़ के दान करती थी। जब इतना दान करेगी तो जाहिर सी बात है राज्य की आर्थिक स्थिति क्या होगी, बिगड़ेगी। तो आर्थिक स्थिति बिगड़ी राज्य की, जब बिगड़ी तो जनता ने क्या किया, विद्रोह किया फिर, ठीक है।
और जो ये रुकनुद्दीन फिरोज था ना, ये मतलब सिर्फ ये था कि माता हुक्म चलाती थी और सिर्फ ये काम करता था। इल्तुतमिश की जो पुत्री थी रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश ने अपने टाइम में अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को क्या किया था, उसने जो है सुल्तान घोषित कर दिया था, शासिका घोषित कर दिया था दिल्ली सल्तनत की। लेकिन क्या हुआ था, जो तुर्की अमीर थे उन्होंने रुकनुद्दीन फिरोज को बना दिया था शासक। ठीक है, तो इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान क्या करती है, लाल वस्त्र पहनकर जनता के सामने आती है। लाल वस्त्र क्या होता है, न्याय का प्रतीक। तो दिल्ली जनता ने क्या किया, रजिया को शासिका बनाया, उन्होंने रजिया सुल्तान का साथ दिया। तो रुकनुद्दीन फिरोज का शासनकाल कितना रहा, मात्र 6 महीने 18 दिन का था। उसके बाद ये हटकर कौन आ गई, रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान का जो शासन है वो 1236 से 1240 तक है। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका, क्वेश्चन पूछा जाता है, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। शासिका जो है दिल्ली जनता, शासिका किसने बनाया था, दिल्ली की जनता ने। इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया क्या पहनती थी, रजिया कुवा और कुला पहनती थी। तो ये इसकी गलती थी कि ये जनता को पसंद नहीं आया। कुहा का मतलब होता है कुर्ता और कुला का मतलब होता है टोपी। रजिया से मुस्लिम जो अमीर लोग थे वो नाराज हो गए। रजिया को एक उपाधि भी मिली थी, उम्दत उल निस्वा। ठीक है, वो उसको सिक्कों पर धारण करती थी। और रजिया जो है 3 वर्ष 6 महीने और कुछ दिन तक शासिका के रूप में रही। ठीक है, क्योंकि जो रजिया के जो कुछ प्रतिद्वंदी थे, जिसमें एक अल्तुनिया भी था, अल्तुनिया से रजिया की शादी हुई थी, दोनों मारे गए थे। देखिए यहाँ पे लिखा है, रजिया के जो प्रतिद्वंदी थे, एतरगीन था, अल्तुनिया था, कबीर खां अयाज था और जमालुद्दीन याकूत था। जो ये याकूत है, ठीक है, याकूत, इसके बारे में ये कहा जाता है कि रजिया उसका प्रेम प्रसंग था। क्योंकि जो ये याकूत था, ये रजिया को जो है, जब रजिया घोड़े पे बैठती थी तो उसको चढ़ाता था। तो रजिया को ये कहा जाता है कि रजिया का जो है इससे थोड़ा प्रेम प्रसंग था। अब बात करते हैं, और कबीर खां आया, जो लाहौर में विद्रोह किया इसने, और रजिया ने से क्या कर लिया था, कैद कर लिया था। अल्तुनिया को जो रजिया ने भटिंडा का प्राणपति बनाया था, ये भी इसको विरुद्ध हो गया था। लेकिन अल्तुनिया ने क्या किया, रजिया को गिरफ्तार किया और कैद कर लिया। लेकिन वहीं पर क्या हुआ, रजिया ने जो है अल्तुनिया से शादी कर ली, मतलब दोनों की बाद में शादी हो गई। अल्तुनिया ने पहले तो रजिया को गिरफ्तार कर लिया और फिर बाद में दोनों का प्रेम प्रसंग चला और दोनों ने शादी कर ली। लेकिन जब ये आ रहे थे तो कहा जाता है कि इनका क्या हो गई, दोनों की हत्या कर दी लुटेरों ने कैथल के पास। एतरगीन, अब बचा है इसके प्रतिद्वंदी में एतरगीन। एतरगीन ने क्या करा, बहराम शाह को दिल्ली का अगला शासक घोषित कर दिया, जैसे ही रजिया को अल्तुनिया ने गिरफ्तार किया था। एतरगीन एक नए पद पर आ गया। एतरगीन ने एक नया पद बनाया, कौन सा, नाइक का। नाइक के मामलिकात, इसका मतलब होता है सचिव। इस पद का जो गठन है बहराम शाह ने किया था एतरगीन के लिए। ठीक है, यूपीएससी में देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि नाइक के मामलिकात किसका पद होता है, तो सचिव का। और इस पद का गठन किसने किया, तो बहराम शाह ने किया। अल्तुनिया और रजिया का प्रेम विवाह हुआ, दोनों दिल्ली की तरफ चली। हरियाणा से लेकर वहाँ के जो बीच के जंगल में कैथल में लुटेरों ने दोनों की हत्या कर दी। कहाँ पर, कैथल में। ठीक है, तो इस तरह से रजिया का क्या हुआ, शासन खत्म हो गया। और कौन बनाए, अब बनाए बहराम शाह। तो मुहिद्दीन बहराम शाह का जो शासनकाल है वो 1240 से 1242 तक रहता है। ये एक समझौतावादी था। ठीक है, क्योंकि इसे एतरगीन ने बनाया था। एतरगीन को नाइक का पद मिल गया था। अब एतरगीन को नाइक का पद मिला तो खुद को ही बादशाह समझने लगा। तो इसने क्या करा, अपने घर के सामने हाथी बांधने लगा और नौबत, मतलब कि नौबत का मतलब होता है ढोल, ये बजवाने लगा। और जो घर के सामने हाथी बांधता था और नौबत बजवाता था, इसका मतलब होता था ये दोनों सूचक सुल्तान के माने जाते हैं। अब बहराम शाह को लगा कि तो अपने आप को राजा समझने लगा है, तो बहराम शाह ने एतरगीन को षड्यंत्र द्वारा मार दिया। और दिल्ली का पहला अमीर जो सुल्तान द्वारा मरवा दिया गया, वो कौन था, वो एतरगीन था। इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में पूछा भी गया है। दिल्ली सल्तनत मतलब सत्ता का केंद्र 3 पद थे यहाँ पे, सुल्तान का, वजीर का और नाइक का। अब इसके बाद आता है अलाउद्दीन मसूद शाह, जो 1242 से 1240 था। अयोग्य शासक था, ज़्यादा कुछ इसके बारे में नहीं है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है नसीरुद्दीन महमूद, इल्तुतमिश का पौत्री था। 1246 से 1265 तक क्या रहता है, इसका शासनकाल रहता है। यह कुरान की आयत लिखता था और टोपी बनाता था, और टोपी बनाने के बाद इन्हें बेचकर अपना काम चलाता था, मतलब। तो मिनाज सिराज ने तबकात नासिरी लिखी और तथा इस किताब का जो उद्घाटन है उन्होंने नसीरुद्दीन महमूद से कराया है। यह नसीरुद्दीन महमूद को क्या मानता है, अपना आदर्श मानता है। और यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है बलबन। इसके बाद 1266 से 86 तक रहा। उलूग खान, इसको उपाधि मिली थी, और उपाधि इसको किसने दी थी, नसीरुद्दीन ने दी थी बलबन को, याद रखना है, उलूग खान। बलबन का मूल नाम क्या था, वहीदुद्दीन। राज्याभिषेक के बाद इसका नाम होगा गियासुद्दीन बलबन। नियावत है, खुदाई कहता है खुद को, मतलब खुदाई की परछाई कहता है ये बलबन खुद को। बलबन के क्या कार्य क्या थे, राजत्व का सिद्धांत। याद रखना है, बलबन का कार्य था राजत्व का सिद्धांत। क्यों था ये, क्योंकि इसमें जो है सुल्तान की शक्ति को स्थापित करने के लिए लाया था ये, सुल्तान की गौरव प्रतिष्ठा की स्थापना करने के लिए। क्योंकि बलबन से पहले जो है सुल्तान की जो गौरव प्रतिष्ठा थी वो समाप्त हो चुकी थी, लोगों में कुछ सुल्तान के प्रति कुछ नहीं रहा था। तो इसलिए इसने राजतब का सिद्धांत शुरू किया। विशेषता क्या थी, खुद को प्रतिनिधि घोषित करता है ईश्वर का, खुद को खुदा की परछाई कहता है। निरंकुश था, दीवान अर्ज का गठन इसने किया। प्रयास राजत्व के सिद्धांत को स्थापित करने के क्या थे कि इसने सजदा और पैबोस की प्रथा शुरू की।
उसने एक नौरोज त्यौहार जो ईरानी त्यौहार है वो भी शुरू किया। नौरोज त्यौहार क्या है? एक ईरानी त्यौहार है। लो एम रक्त नीति की शुरुआत करी। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं कि सजदा और पैपोज की प्रथा किसने की? तो वो बलबन ने की थी। सजदा का मतलब क्या होता है? सिर झुकाना। पैपोज का मतलब होता है क्या है? चरण को छूना। ठीक है। तो और नौरोज त्यौहार किसने शुरू किया? तो बलबन ने किया था। ये नौरोज त्यौहार कैसा त्यौहार है? ईरानी त्यौहार है। लो एम रक्त की नीति की शुरुआत किसने की? तो बलबन ने की थी। बलबन ने खुद को अफ्रीयाब का वंशज जो है घोषित किया। दीवान अजसेन ने विभाग का गठन करने वाला बलबन दिल्ली सल्तनत का पहला शासक। बलबन का पुत्र मोहम्मद की मंगोलों से युद्ध करते समय क्या हो गई? इसकी हत्या हो गई थी। ठीक है। और दूसरा पुत्र इसका बुगरा खान। और कि जो बलबन का पुत्र था मोहम्मद, उसका पुत्र था कैखुसरो। और जो दूसरा पुत्र है बुगरा खान, उसका पुत्र था कैकुबाद। कैकुबाद का पुत्र क्या था? केयूमर्स। और केयूमर्स ही क्या है? अंतिम शासक है किसका? गुलाम वंश का। तो यहाँ पे जाता है गुलाम वंश खत्म। नेक्स्ट खिलजी वंश, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है। स्टार्टिंग से आपको दिखा रही हूँ गुलाम वंश, जहाँ से मैंने आपको पढ़ाया। आपको क्या करना है? वीडियो को देखना है और अपने नोट्स आपको बना लेने हैं। अगर आपके पास कोई बुक्स है, ठीक है, मेडिवल हिस्ट्री की, तो आपको मेडिवल हिस्ट्री में से पहले पढ़ना होगा गुलाम वंश के बारे में, फिर आपको ये वीडियो देखनी है, नोट्स बनाने हैं। तो इससे आपको क्या हो जाएगा? अच्छी तरह पता चल जाएगा। छोटी छोटी बात जो है वो क्लियर हो जाती है। और ये जो मेडिवल हिस्ट्री है वो एक या दो बार पढ़ने में काम नहीं चलता, आपको कई बार उसको रिवाइज करनी होगी याद करने के बाद, तभी आपको ये सन वगैरह याद होते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट्स करके मुझे बताना है।